तो 5 जून 2022 को यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है संपादित किया गया। और अपने आप में जैसा कि आप देखते हैं कि यूपीएससी हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, प्रश्न का स्तर जो है अपने आप में हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो उन सभी विषयों पर एक कह सकते हैं कि विस्तृत दृष्टिकोण से आज समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे संस्थानों के द्वारा आंसर की जारी की जा चुकी है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है निश्चित तौर पे आंसर की के माध्यम से उन्होंने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे केवल मेरा जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको आंसर की बताऊँ या कुछ बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझें, जो चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी को अपग्रेड करना है, इस बात को समझते हुए जो है पेपर को डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं आज आप सभी को यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था अभी उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा पर चर्चा करूंगा। साथ ये बताने का प्रयास करूंगा कि प्रश्न पत्र कैसा रहा, कट ऑफ क्या जाएगी, और हर एक क्वेश्चंस को एक बार डीपली हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि इसी सेशन में जितना हो सके उतना कर दें। यदि नहीं पॉसिबल हो पाता है तो एक सेशन और लेंगे, 2 सेशन में हम इसको डिटेल से करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जल्दबाजी में खाना पूर्ति कर दें, ये सब चीज़ें नहीं, डिटेल से एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। साथ में संस्थान के द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी क्लासेस हो रही हैं या जो कुछ भी हमने करवाया, उसका कितना रोल इस पूरे पेपर में रहा, क्या आप संस्थान के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से इस पेपर को हल कर पाते हैं, ये साथ साथ मैं एक एक करके लेकर के चलूँगा। कहाँ पे कौन से टॉपिक को किस कंटेंट में पढ़ाया गया है ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और दूसरा, अब आपको क्या अपग्रेड करना है। देखिए, निश्चित तौर पे यूपीएससी को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। पेपर का स्तर बहुत बेहतर होता है। आपको करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा, जैसे इस बार 2-3 क्वेश्चन मैं मॉडर्न के देख रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स से आए हुए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे थे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रामानुजाचार्य के ऊपर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो है अनावरण किया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर वो क्वेश्चन आपका निकल के आया, पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा रामानुजम जी के जो उनकी विचारधारा थी, विशिष्ट अद्वैतवाद और उनकी शिक्षा पे आधारित क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें चीज़ों को बहुत डीपली जा करके देखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, सोमनाथ मंदिर से एक प्रश्न पूछा गया आपका, तो वो भी क्या है कि कुछ करंट हिस्ट्री जो टॉपिक है इस समय, पिछले साल और उसके पिछले साल 2018 से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पैटर्न में बदलाव आया है, वो चीज़ देखने को इस साल भी मिली है। इस साल जो क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन, जैसा कि देख रहे हैं, पिछले 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 16 क्वेश्चन रहे हैं। और इससे पहले भी आप हिस्ट्री देखेंगे 2018 में 22 क्वेश्चन, मतलब 18 के बाद से एक बहुत तेज़ी से ट्रेंड बदला इतिहास का। इतिहास में 2018 में 22 क्वेश्चन थे। इसके पहले यदि मैं जाऊँ थोड़ा सा कि 2018 से पहले 2017 में लगभग 14 क्वेश्चन थे, 2016 में 17 क्वेश्चन थे और 2015 में 17 क्वेश्चन के आसपास थे। मतलब 2015 में 17, 2016 में 15, 2017 में 14 क्वेश्चन, फिर 2018 में बहुत बड़ी संख्या में 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए, फिर 2019 में लगभग 17 क्वेश्चन और 2020 में 20 और 2021 में पिछले साल भी 20 क्वेश्चन और इस साल लगभग 16 क्वेश्चन। मतलब देखा जाए तो इतिहास का महत्व अपने आप में बना हुआ है और 2018 से थोड़ा सा यूपीएससी ने मतलब हिस्ट्री क्वेश्चन बढ़ाए। तो इतिहास के क्वेश्चन और इतिहास के क्वेश्चन को बहुत डीपली पूछ रहा है। मतलब आप यदि अच्छे से उनको पढ़ के नहीं जा रहे, यहाँ तक मैं कहूँगा इनफैक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे। तो इतिहास विषय को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें मैं सोर्सेज बताऊंगा कि क्या सोर्सेज आपको चेंज करने चाहिए, क्योंकि एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री में बीडी महाजन की पुस्तक, उस पुस्तक में मतलब काफ़ी वो, चलो वैसे हम ऑप्शनल के लिए उसको हम देखते हैं उस पुस्तक को, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ शब्दावली हो गई या कुछ चीज़ें उस पुस्तक से भी निकली हैं। तो देखेंगे क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एक तो इतिहास में आपके लगभग 16 क्वेश्चन इस बार आए हैं। पिछली बार से भी देखें तो मतलब 2018 के बाद से अच्छा ट्रेंड रहा है। दूसरा है आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इस बार मतलब देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यदि दोनों को मिला दें तो लगभग 31 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से निकल रहे थे और इन्वायरमेंट से आपका लगभग 16 क्वेश्चन निकले।
31 क्वेश्चन, मतलब फोकस देखा जाए बहुत बड़ी बात होती है। जिसका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट खराब हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यदि दोनों को मिला दें तो 15 और 16 क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी से 15। अब ज्योग्राफी का यदि मैं पिछला बताऊं तो पिछले 2 साल से थोड़ा कम था उसका स्कोर। 2021 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 14 क्वेश्चन थे और 2018 में 10 क्वेश्चन थे। मतलब इस बार थोड़ा सा यूपीएससी ने 15 क्वेश्चन किए हैं, मतलब बढ़ाया है उसका वो वेटेज। और इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट में इस बार 16 क्वेश्चन थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इन्वायरमेंट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। पिछले साल 11 क्वेश्चन थे, यानी 2021 में, 2020 में 10 क्वेश्चन थे। और इसके पहले जो है आपका 2019 का देखें तो 2019 का ट्रेंड भी आपका 11 क्वेश्चन के आसपास इन्वायरमेंट से आए थे। तो इस बार इन्वायरमेंट से 16 क्वेश्चन थे, जो दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर के अब यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। अब 1-2 साल ट्रेंड ऐसे चलेगा, हम देख रहे हैं कम से कम 1 से 2 साल ट्रेंड जो है ऐसा निकल के आता है। ठीक है, तो इतिहास मैंने बताया 16 क्वेश्चन थे इस बार के, मतलब ये ट्रेंड आपको, मतलब क्लियरली आपको थोड़ा सा जानकारी इसके लिए रखना है। हिस्ट्री में कितने बताए? 16 क्वेश्चन 2022 में। इसके बाद दूसरा ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट में आपका 16 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी। देखो पॉलिटी को लेकर के यदि मैं कहूँ तो 2013 में, देखो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन हटा दिए या कुछ संगठन वगैरह से भी पूछा है, उनको हटा देते हैं जो प्योरली ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया देखने से कि राज्य व्यवस्था के संविधान वाले सेक्शन से जुड़ते हैं। कुछ लीगल फ्रेमवर्क से भी पूछे गए हैं। ऐसा मुझे लगा कि ये तो जुडिशरी में पूछा जाना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने इस बार यहाँ पे पूछ लिया। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे जो लीगल फ्रेमवर्क से पूछे गए हैं, तो उसके लेकर के मैं आपको अभी दिखाऊंगा, चर्चा करूंगा क्वेश्चंस को। और उसका कुछ क्वेश्चन देखो छोड़ना ही है, मैंने आपको बता रखा है कि पहला रूल है कि कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ना ही है। इस माइंडसेट के साथ यूपीएससी में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो 2022 की बात करें तो पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन निकले हैं, लेकिन इसके पहले पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा थे। यदि और जोड़ दे तो लगभग 12-13 क्वेश्चन निकल आएंगे, 16 क्वेश्चन तक पॉलिटिक्स जोड़ देंगे। पर मैंने उसको आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलग सेक्शन है, या करंट अफेयर्स कह सकते हैं, करंट अफेयर्स से जोड़ करके उसको देखा जा सकता है, तो मैंने उस कैटेगरी में रखा है। होलसेल जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसमें यदि हम पॉलिटी को देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन निकले हैं। इसके पहले 2021 में लगभग 14 क्वेश्चन थे। उसके और पहले जाएं तो लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से 2020 में थे। तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, यदि करंट जोड़ दें तो लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं पॉलिटी से, लेकिन फिर भी उनको मैं करंट और आईआर वाले सेक्शन पे रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी जो आपका है, देखो पिछले साल आईआर वगैरह इतना ज़्यादा मतलब नहीं पूछ रहा था, इस बार जो है आईआर को थोड़ा सा फोकस किया है। पिछले साल आईआर से इतने क्वेश्चन नहीं थे, इस बार आईआर से अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो अभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो लगभग 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, और ऐसे देखा जाए तो लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से भी है, एक बड़ा सेक्शन है। इकोनॉमी से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं। इकोनॉमी से लगभग 18 क्वेश्चन इस बार पूछे गए, करंट जोड़ दें तो, करंट के साथ जोड़ दें तो 18 क्वेश्चन आपका। पिछले साल कम थे, पिछले साल लगभग 10 क्वेश्चन थे, उसके पिछले साल देखें तो 15 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी में देखने को पाए गए। ठीक है, इसके बाद साइंस टेक से लगभग 13 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक से इस बार 13 क्वेश्चन थे। साइंस टेक हर बार पूछा जाता है, पिछले साल 8 क्वेश्चन थे, इस बार 13 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस बार बढ़े हैं, यानी करंट बढ़ा है, तो करंट के कारण से मतलब चीज़ों को प्लस किया गया है। पिछले 2 साल से करंट पे बहुत ज़्यादा यूपीएससी थोड़ा सा फोकस कम कर रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला रूप में क्वेश्चन में हर एक टॉपिक कवर किया गया है। हिस्ट्री आया है, पॉलिटी आया है, ज्योग्राफी आया है, इकोनॉमी आया है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स से और आईआर और इनको जोड़ दे तो लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास करंट से मुझे देखने को मिले। तो ये मेरा एक पूरा क्वेश्चन का जो मैंने पैटर्न देखा है, एनालिसिस देखा है, उस आधार पे जो है इस जो है रिजल्ट में हम पहुंच रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछे कहाँ से गए। ठीक है, हार्डली यदि आप देखें प्रथम दृष्टया तो कुछ ऐसा समझ में आता है क्वेश्चन को लेकर के। क्लियर, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार, एग्रीकल्चर से भी 2-3 क्वेश्चन जो हार्डकोर एग्रीकल्चर से हैं वो भी आए हैं इसमें। तो वो सब चीज़ें हम एक साथ जोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वही मान लो 31, 32, 33 क्वेश्चन के आसपास वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इस बार के क्वेश्चंस का पैटर्न था, जो क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। अब हमारा काम है कि हम एक एक करके थोड़ा सा प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे साथ में। तो
प्रश्न देखो पूरे सिलेबस से आ रहे हैं। इससे ये सीख मिलती है कि हमें पढ़ना तो सब कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी प्री देने जाना है तब आपकी तैयारी मेंस स्तर की होनी चाहिए, मेंस स्तर की तैयारी होनी चाहिए, तब जा कर के आप विद ऑप्शनल, तब जा कर के आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को जस्टिफाई कर पाएंगे और आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है, ठीक है। तो मतलब तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। यदि आप समग्रता को लेंगे और करंट अफेयर्स पे आपको प्रॉपर देखना, अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ तैयारी यदि समग्रता से नहीं है तो फिर हल नहीं कर पाएंगे, पीटी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा भी गया है। मेरे तो एक जाने वाले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि लगभग उसके 130 प्लस नंबर बन रहे हैं, मतलब माइनस मार्किंग वगैरह काट के 130 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। सी सेट पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मतलब पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे कई बच्चे हैं और कुछ बच्चों ने भी ऐसा कहा कि सर पेपर बहुत टफ है। और सच बताऊं, मैंने भी पेपर देखा है, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बताता हूं, पेपर इस बार का टफ भी है, मतलब काफ़ी टफ है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं निकल रहे हैं। आप अभी जब हल करेंगे हम लोग, तो हल करने पे थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा हूँ, वो अलग मुद्दा है कि यहाँ पे इजीली हम लोगों के पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है ना, और एक टाइम ड्यूरेशन भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे अभी जो हल करना और पेपर एग्जाम हॉल पे बैठ के हल करना, वो दोनों अपने आप में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको हमें समझना होगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये एक एक क्वेश्चन, पहले इतिहास के क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले 16 क्वेश्चन आपके इतिहास से हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत से मुझे क्वेश्चन कठिन लगे हैं। आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो आए थे वो करंट हिस्ट्री से कुछ जुड़े हुए थे और निकाले जा सकते थे, मतलब आसानी से आप पढ़ें, निकाले जा सकते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। आपका जो अशोक है ना, प्राचीन काल में बहुत इंपॉर्टेंट शासक के तौर पे है और अशोक के शिलालेख से लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक काम करना होगा हमें, क्वेश्चन हुए हैं, छितराए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतिहास अभी कुछ क्वेश्चन, ये सी सीरीज है, मतलब ये सी जो है बुकलेट नंबर सी है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बुकलेट नंबर सी है, यूपीएससी का बुकलेट नंबर सी है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन छितराए हुए हैं, कई जगह पे इतिहास अलग अलग मिलेगा। ये यूपीएससी ये भी करने लग गया है मनोवैज्ञानिक तौर पे। पहले क्या होता था, एक जगह होते थे, अब मनोवैज्ञानिक तौर पे कभी कहीं पे इन्वायरमेंट चालू हो जाएगा, फिर कहीं पॉलिटी चालू हो जाएगा, कहीं ऐसे करके तो हमें क्वेश्चन दूर दूर से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं हिस्ट्री कराऊंगा, फिर पॉलिटी कराऊंगा, देन फिर इसके बाद आपका इकोनॉमी हो गया, फिर आपका साइंस हो गया। तो एक सीक्वेंस से कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले हिस्ट्री। तो एक क्रम से पहले हम लोग देखते चलते हैं। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख देखो इंपॉर्टेंट है और किस स्थान पे है, ये लिस्ट मैंने बनवाई है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट लिस्टिंग कराई है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन देखा जाए तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपका तथ्यात्मक क्वेश्चन है। इसमें आपके तथ्य यदि आपको पता है, आपने एक बार देख रखा है, तो ये क्वेश्चन हल किया जाने योग्य है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसे हल ना कर पाएँ। अब आप लोग एक बार बताइएगा, आइडिया लगाइए आप लोग भी, मैं चाहता हूँ साथ साथ मेरे। पहला यहाँ पे दिया गया है कि वह, मतलब यहाँ पे बताना है कि विचार करना है, क्या विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा इनमें से सही है। धौली उड़ीसा में है क्या? दूसरा है एरगुडी आंध्र प्रदेश में है क्या? वैसे नाम से ही लगता है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में है क्या? कलसी कर्नाटक में है क्या? तो यहाँ पे अब आपके पास जानकारी के ऊपर है। शिलालेख इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अशोक एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो ये वाला सेक्शन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, अशोक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको मतलब अशोक को और खासकर शिलालेख, और इसके अलावा अशोक के यहाँ तक भी पूछ लेता है कि किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, लेख तक पूछ लेता है वो। तो ये बहुत आसानी से निकलता है। लेकिन इस बार एक चीज़ देखिएगा, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यूपीएससी ने यहाँ पे काम किया ऑप्शन लेवल पे। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 1 2 सही है, 2 3 4 सही है। यहाँ पे पूछ रहा है 1 युग में सही है, 2 युग में सही है, 3 युग में सही है, 4 युग में सही है। तो एक नया ट्रेंड जो है इस बार ऑप्शन में भी देखने को, नया प्रारूप देख सकते हैं, उत्तर प्रारूप देखने को मिल रहा है। कई जगह पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो ये तो सही है। कलिंग के बारे में आपको पता है, कलिंग विजय की, और फिर उसके बाद जो है अशोक ने जो है धम्म के लेकर के। तो यहाँ पे जो है धौली जो है उड़ीसा में है, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये आपके उड़ीसा में है। कलसी जो है आपका, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर कितने युग में सुमेलित है? सही
2 युग में सम्मिलित हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये देखो, देखा जाए तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कोई भी यूज नहीं कर सकते थे, आपको पता है, तो आप इसको सही कर पाएंगे। अब ये मुझे लगता है उत्तर प्रारूप यूपीएससी ने इसलिए दिया है कि एलिमिनेशन मेथड से बचा जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैं आपको दिखाऊंगा, जो एलिमिनेशन मेथड से भी किए जा सकते थे, बट ये क्वेश्चन आपको जब तक पता नहीं होगा, कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और वैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन ये भी है कि आपको भर नहीं, बाकियों को, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जानकारी होगी, लोग पढ़ते हैं अशोक और उसके शिलालेखों के बारे में तो जानकारी रखते हैं। तो ओवरऑल ये आंसर आपका इसका सही है बी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए यही पूछा है, यहाँ पे देखिए 1 युग में सही है, 2 युग में सही है। ये मैंने पूरी लिस्टिंग करवाई है, जब आप मेरे से पढ़ेंगे मैंने हर एक शासक, हर एक वंश पढ़ाया है और हर एक वंश की एक लिस्टिंग है। यदि आप मास्टर वीडियो भी देख लेंगे ना, वहाँ पर भी एक लिस्टिंग है कौन सा शासक किस वंश से जुड़ा हुआ है, मास्टर वीडियो पे तो आपको मिलेगा ही, या फिर अभी इंटायर वीडियो हुआ है प्राचीन काल का, उसमें भी देखेंगे तो मैंने वंशों, यदि कोई चाहे पूर्व मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, ये है ना, पूर्व मध्यकाल में जितने भी राजपूत शासक रहे हैं, चाहे वो चंदेल रहे हों, परमार रहे हों, गुर्जर प्रतिहार रहे हों, राष्ट्रकूट रहे हों, या फिर पाल वंश के शासक हों, सेन वंश के शासक हों, चौहान वंश के शासक हों, सभी वंश के शासक की वंशावलियों के बारे में, जुड़े हुए राज्यों के शासकों के बारे में बताया। तो एक तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन है और देखा जाए तो इतना कठिन नहीं है, इसमें सही सुमेलित बताना था। और ये मैंने क्लास में, आप लोग देखोगे तो मैंने डिटेल में क्लास में करवाया है, जो भी मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो है वहाँ पर भी ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। देखो नान्नुक बहुत स्पष्ट है, चंदेल वंश का संस्थापक था, सबको पता है, तो ये तो सही है। बात है जय शक्ति की, जय शक्ति जो है ये भी परमार शासक नहीं है, ये भी आपका जो है चंदेल शासक है, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय के बारे में बहुत फेमस शासक है, गुर्जर प्रतिहार शासक है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, सब गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। और भोज की बात करें तो 2 भोज हैं, एक मिहिर भोज है वो भी गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है, एक राजा भोज हैं जो कि परमार वंश से जुड़े हुए हैं, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक नहीं है। तो इसमें कितने युग में सही सुमेलित हैं? 2 युग में सही सुमेलित है। तो ये क्वेश्चन भी निकाला जा सकता था आसानी से, मतलब ऐसा तो नहीं था कि ये नहीं निकलता। तो ये दोनों क्वेश्चन ऊपर के आपकी जानकारी के ऊपर है कि आप कितना फैक्चुअल चीज़ों को तथ्यात्मक तौर पे आपकी मेमोरी चेक कर रहे हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो ये क्लास में मैंने करवाया है, मैंने हर एक वंश के शासक की कंप्लीट वंशावली पढ़ाई है प्राचीन काल मध्यकाल में। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप पाओगे कि आप आसानी से इसको कर सकते हो, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, संगम काल से जुड़ा हुआ है। वैसे संगम काल मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है बहुत अच्छे से, यदि आप देखेंगे प्राचीन भारत की जो मेरी 103 वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ मैंने बहुत पहले क्लासेस ली थी और आज भी उसी हिसाब से प्रासंगिक हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आसानी से निकल रहे हैं। सबसे पहले ये तो नहीं डरना, देखो क्वेश्चन को एक बार आसानी से यदि पढ़ा जाए तो आंसर निकल सकता है, तो पहले इसको आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद एक बार समझने का प्रयास करते हैं। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे भौतिक संस्कृति का मतलब क्या है कि जो लिखित रूप से संगम साहित्य में मिला है, क्या उसके भौतिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो वैसे ही संगम काल में जो भी चीज़ें संगम कविताओं में हैं, चर्चा है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह हैं जिनको हम भौतिक रूप से भी देख पाते हैं, तो भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं इसके। यानी ये कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ये सही नहीं है ये कथन। ठीक है, भौतिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। दूसरा है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अब देखो एक पुस्तक है आपकी तोल्काप्पियम, कई सारे मैंने शिल्पादिकारम, तोल्काप्पियम, मणिमेकले, ऐसे करके कई सारे पुस्तकें, और उसमें मैंने एक पूरी कहानी सुनाई थी कन्निगी और कोवलम की। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये पुस्तक है आपका तोल्काप्पियम, इसमें वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण देखने को मिलता है, बताया जाता है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है, तो सामाजिक वर्गीकरण देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये कथन इसका ये सही है, दूसरा सही है। अब देखो इसमें 4 ही कथन है, यदि आपको इसी को से स्पष्ट हो जाए। बाकी यहाँ पे देखो शौर्य की बात की गई है और जादुई ताकतों के बारे में भी मणिमेकले में चर्चा की गई है। ठीक है,
कि कार्नेगी जो थी उसको लेकर के, तो जादुई ताकतों या इनको लेकर के कई सारी चर्चाएं की गई हैं। तो इसका सही कथन बी था। देखा जाए तो आसानी से निकल सकता था यदि आपने संगम साहित्य पढ़ा है तो। ठीक है, क्लासेस आपने मेरी की हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत डिटेल से पूरा एक लगभग 5 से 6 लेक्चर लिए थे संगम साहित्य पे। जितनी पुस्तकें थीं, जितना भी फैक्चुअल डेटा था और साथ में उससे जुड़ी हुई जो कहानी थी वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से कोई पुस्तकों में नहीं मिलेगा कि एग्जैक्ट यही चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको अज्यूम करके फिर इसको निकालना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको ये समझना है। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कठिन लगा। ये क्वेश्चन आपका मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अब देखो, योग वशिष्ठ एक पुस्तक है जिसको वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। और देखो ये हुआ है कि जब मध्यकाल था तो मध्यकाल में बहुत सारे शासकों के द्वारा संस्कृत से फारसी में पुस्तकों का क्या किया गया है? अनुवाद कराया गया है। ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि किसके काल में हुआ। तो देखो ये चीज़ हमें पता है कि संस्कृत से फारसी और ये सब चीज़ कराने में औरंगजेब का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, हुमायूं जैसे ही उसका शासन प्रारंभ होता है अस्थिरता का वातावरण चालू हो जाता है, पूरा टाइम उसका अपने साम्राज्य को संभालने में, और इसके बाद फिर भारत से बेदखल हो जाता है। तो इसके बाद दोबारा भी जब शासन उसका इस्टेब्लिश होता है तो 1 साल के अंदर अंदर फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा अकबर आता है। तो कहीं ना कहीं पे ये कथन भी गलत है। एग्जैक्ट या तो ये पता चल जाए कि निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी का अनुवाद करवाया गया, तो निजामुद्दीन पानीपति किसके टाइम पीरियड पे थे, या ये पता हो। अब जो कि ये बहुत आपको इसके लिए पुस्तकें बहुत डिटेल में देखनी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। ये भी समझिए, बहुत इन डिटेल जा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखो ये पुस्तक जो आपकी योग वशिष्ठ है, इसको लेकर के जहांगीर ने भी करवाया था, दारा शिकोह ने भी इसका अनुवाद किया था। दारा शिकोह के बारे में आप पढ़ते होंगे, शाहजहां का एक बेटा था, है ना। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था, औरंगजेब ने उसकी हत्या की थी। और एग्जैक्ट इसका आंसर है अकबर, है ना, क्योंकि निजामुद्दीन पानीपति जो है अकबर के समय के समकालीन था और इसके टाइम पीरियड पे योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट हमें क्या समझना है, यहाँ पे जो टॉपिक है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक बार इनके टॉपिक लिखिए। अशोक हमें डिटेल से पढ़ना है, मतलब ये प्राचीन भारत के टॉपिक हैं, अशोक पढ़ना ही पढ़ना, आता ही आता है। दूसरा आप टॉपिक देखिएगा, मैं सबके एक बार टॉपिक भी आपको लिखवाता जाता हूँ ताकि इतिहास में आपकी क्लियरिटी हो जाए थोड़ा। दूसरा टॉपिक जो आपका है, जितने भी शासक हैं, जितने भी वंशावली हैं, खासकर पूर्व मध्यकाल में, या पूर्व मध्यकाल छोड़िए, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का राजनीतिक अध्ययन, वो हमें अब इन डिटेल करना है। शासक और उनकी वंशावली, है ना, जितने भी साम्राज्य हुए हैं, जितने भी शासकगण हुए, उनकी वंशावलियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीसरा संगम साहित्य अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको एक पुस्तक बताता हूँ, ए एल वाशम की पुस्तक आती है अद्भुत भारत, अच्छी पुस्तक है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से दक्षिण भारत में इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं। तो कभी आप ए एल वाशम की अद्भुत भारत और खासकर संगम साहित्य और पूरा आर्ट एंड कल्चर के लिए, जैसे हम नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं ना, आप ए एल वाशम भी पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। भारत के बारे में, आपको कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो जिस तरीके से यूपीएससी बहुत डीपली पूछ रहा है, तो आप एक बार पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और चौथे में टॉपिक आपका जो है, ये चौथा टॉपिक है कि पुस्तकों को जो अनुवाद कराया गया है, खासकर ये जो मुगल पीरियड में हुआ है या फिर जो सल्तनत काल में हुआ है, पुस्तकों का जो प्राचीन अनुवाद फारसी में करवाया गया, अरबी में करवाया गया, इनको आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट हिस्ट्री से जुड़ जाता है। हाल फिलहाल में आपको पता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है, मैंने ये चीज़ मास्टर वीडियो में कवर की थी, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा पूछा है कि रामानुजम की जो शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको समझना होगा। तो अब ये चीज़ आपको जब डीपली आप पढ़ेंगे तभी हो पाएगा कि जब आप उसको समझें। अब ये बहुत सारे करंट में आर्टिकल्स आ रहे थे जब ये पूरा कार्य हो रहा था, तो ये करंट में आपने, जब आप करंट की मैगजीन पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अवेयरनेस के साथ एक क्वेश्चन निकल सकता था। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजम की आसन में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रामानुजम की शिक्षाओं का सही रूप से निरूपित करता है? तो अब यहाँ पे देखिए, रामानुजम जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद की बात की, अद्वैतवाद शंकराचार्य और उसके बाद विशिष्ट अद्वैतवाद की बात की है रामानुजमचार्य के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 3 बातें कही हैं, भक्ति,
ज्ञान और कर्म की बात की है इन्होंने, ठीक है, कि भक्ति कर्म और ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो ऑप्शन जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि क्लियरिटी है आपको तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक तो ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, कहीं पर ध्यान की बात उन्होंने नहीं की है, जैसा मैंने आपको बताया भक्ति, ज्ञान और कर्म। एक ऑप्शन ये है मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, तो इनका सही आंसर इसका ए होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो एग्जैक्टली यदि आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ अब आप अपने इसमें टॉपिक लिखिए कि हाल फिलहाल में कहीं पर भी कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, मान लीजिए कोई प्राचीन मंदिर है, जैसे मुझे एक याद आ रहा है, एक स्टोरी क्या कहें, पिछले साल एक घटनाक्रम हुआ था, आज उससे क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर का जो है शिलान्यास हो रहा था और राम मंदिर को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और एक अच्छी डिबेट चालू हो गई। सबको बोला गया कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश सेकुलर स्टेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर जाना चाहिए राम मंदिर पे। और आज उससे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन था सोमनाथ मंदिर को लेकर के। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पूछा गया, यदि इंटरलिंक करके देखें तो उस समय एक चर्चा और चल रही थी, जब बार बार प्रधानमंत्री जी के राम मंदिर की यात्रा के जिक्र उठता था तो बात ये चलती थी कि ऐसी घटना इससे पहले भी हो चुकी है। 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का जो है शिलान्यास करना था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंचे थे और उसका एक जो है काफ़ी प्रतिरोध किया गया जवाहरलाल नेहरू और अन्य जो उस समय के लोग थे कि आप एक सेकुलर स्टेट में हैं, प्रेसिडेंट हैं और आप पर्टिकुलर किसी धर्म के मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जबकि देखिए एक मौलिक मान्यताएं होती हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम ये बात तय करते हैं कि हमारा देश सेकुलर स्टेट है, लेकिन सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे देश के जो राष्ट्र के जो हेड हैं, जो लीड कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे कैबिनेट के कोई भी मेंबर हों, सबकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं भी तो हैं। तो ऐसा थोड़ा, अब रामानुजाचार्य जी के उद्घाटन पे प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं, तो कल्चर, संस्कृति को प्रमोट करने जैसी बात है ना, हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे। और यहाँ पे जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष छवि की बात है, तो धर्मनिरपेक्ष छवि में राज्य किसी धर्म को क्या है, प्रश्रय नहीं देगा, यानी कि राज्य विरोध नहीं करता इस चीज का, लेकिन राज्य किसी धर्म का पोषण नहीं करेगा विशेष कि एक ही धर्म का कर रहा है। सभी धर्म राज्य के लिए समान है और लोगों को ये अधिकार है कि अपने अपने धर्म का व्यक्तिगत तौर पे पालन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कल्चर और संस्कृति की बात आएगी, सोमनाथ हमारी संस्कृति का प्रतीक है ना। तो वो चीज़ों को लेकर के अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने मतलब घुमा के देखा, ये बात है अपने आप में बहुत बड़ी है। तो हमें क्या करना है, करंट हिस्ट्री अब ध्यान में रखना है कि जो भी करंट हिस्ट्री है, करंट में कोई भी इवेंट हो रहा है, उसका हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि अब करंट हिस्ट्री पे, क्योंकि अब नए क्वेश्चन बनाने हैं तो यही सारी चीज़ें निकाल के देखनी पड़ेंगी। तो करंट में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव जरूर समझिए, ऐतिहासिक परिदृश्य जरूर समझिए, तब जाकर के आप इतिहास के प्रश्नों पर अपने आप को सहज पा पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन ही था, आपका अगला क्वेश्चन था जो अभी मैंने चर्चा की। ये हाल ही में प्रधानमंत्री जी वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। आपको पता होगा मोहम्मद बिन गजनी के बारे में। गजनी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? भारत में कई बार आया, कई बार उसने आक्रमण किया, एक आक्रमणकारी के तौर पे था। गजनी के साथ ही एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। उस पुस्तक पे उसने सोमनाथ का जिक्र किया है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तीसरा कथन जो आपका कहता है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना। देखो सोमनाथ मंदिर को गजनी के द्वारा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और उस समय 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, खासकर के.एम. मुंशी साहब और सरदार पटेल साहब, दोनों गुजरात से थे। निश्चित तौर पे देश सेकुलर स्टेट था, लेकिन सोमनाथ के
फिर से उस मंदिर की स्थापना को लेकर के बहुत प्रयास किए गए दोनों के द्वारा। और अंततोगत्वा जो है 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है क्या की गई, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति जी वहां पर उपस्थित हुए। तो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं है, ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने हैं ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये भी आपका फैक्चुअल डेटा में आधारित है, आपके पास तथ्यात्मक जानकारी होगी तो आप इसे कर पाएंगे। और करंट में तो पिछले साल चर्चा में थोड़ा बहुत ये चीज़ें हुई थी। अब क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, 1951 का पूछ लिया या कुछ ऐसे पूछ लिया, ऐसा नहीं है। किसी न किसी कारण से वो मुद्दा जो है चर्चा में रहा होगा, तब यूपीएससी ने उस चीज़ को जो है यहाँ पे पूछा है। क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, लेट हो गए आप? तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन का स्तर क्या है और किस तरीके से। तो हमें करंट हिस्ट्री को बहुत ध्यान में रखना है। जब तक हम करंट हिस्ट्री को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं सबको ये बात समझना है कि हमें करंट हिस्ट्री को थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी है। ये आप अपने टॉपिक पे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं वो छितराए हुए हैं। कहाँ है, मैं चलता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 41 में वापस जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, लगभग 16 क्वेश्चन है टोटल। हाँ, अब ये क्वेश्चन पॉलिटी से भी आप जोड़ सकते हो, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से भी ये क्वेश्चन जुड़ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका इतिहास से भी जुड़ सकता है ना। हिस्टोरिक बैकग्राउंड है चूंकि, तो इतिहास से जोड़ करके मैंने इसको क्वेश्चन को इतिहास में लिया, पॉलिटी में नहीं लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919। पढ़ा है आप लोगों ने, सभी ने पढ़ा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्लास में भी पढ़ाया गया है। लेकिन देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया ये समझना है। लेकिन ये कॉमन सेंस से आंसर निकाल आता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं थी। पूछ रहा है प्रांतीय सरकार को, यहाँ पे आपको पता है 1919 के अधिनियम से द्वैध शासन लागू किया गया था। कहाँ पे द्वैध शासन लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसमें विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो आरक्षित विषय, आरक्षित, और दूसरे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, अब यहां पे भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य में आरक्षित विषय, रिजर्व विषय और अंतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत इनको बांटा गया था। कौन से विषय आरक्षित विषय में आते हैं, रिजर्व विषय में आते हैं? यह पूछ रहा है कि रिजर्व विषय क्या थे। बहुत आसान है, देखो पुलिस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। पुलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो आप इसमें अब कॉमन सेंस के साथ हल करना चाहें, यदि भू राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन को लेकर देंगे राइट कि नहीं देंगे अंग्रेज? ये कॉमन सेंस से आप सोचोगे तो किया जा सकता है। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये तीनों बहुत सेंसिटिव टॉपिक थे, सेंसिटिव विषय है। अंग्रेज भारतीयों को न्याय, इल्बर्ट विधेयक विवाद, इतना बड़ा विवाद हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। तो इसका जो आरक्षित विषय, जो रिजर्व श्रेणी में रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट थे 1, 3 और 4, ये रिजर्व कैटेगरी में थे। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया था। तो इसका सही आंसर जो निकल के आएगा, सही आंसर सी है इसका। ठीक है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। आप वहां पे एग्जाम हॉल पे जा करके बैठ करके मन चकरा जाएगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा यदि पता नहीं होगा तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा डीप जाना है। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। कहां मिल सकता है? इंटरनेट, सहारा लेना पड़ेगा एक एक चीज़ों को लेकर के। थोड़ा सा जैसे मास्टर नोट्स आपने बना लिए, तो जब मास्टर नोट्स आप बना लिए तो उस मास्टर नोट्स में आप इसको भी अपडेट करिए, थोड़ा सा और डीप जा करके देख लीजिए कि पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो अनुसूचियाँ हैं जितनी, उनको डिटेल में मैंने सारी पढ़ाई थी, लेकिन अब कौन इतनी याद कर पाएगा। तो ये कॉमन सेंस के थ्रू आंसर इस तरीके के निकाले जा सकते हैं।
क्वेश्चन ये आसान नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस निकालेंगे कि भाई हस्तांतरित विषय कौन से हो सकते हैं तो आपको इजीली निकल सकता है ये, क्योंकि 3 सेंसिटिव टॉपिक दिए गए थे। तो अपने आप में एक भारत शासन अधिनियम 1919 से क्वेश्चन था। ये मैंने आपको बताया था जब पिछली बार चर्चा हो रही थी कि शब्दावलियों से क्वेश्चन कई बार आ रहा है। शब्दावली से इस बार भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया, मध्यकालीन भारत में फड़म किससे निर्दिष्ट करता है, फड़म किससे जुड़ा हुआ था। तो अब देखो एग्जैक्टली ये पता है तो कर दोगे, नहीं पता होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप तुक्का मारेंगे माइनस मार्किंग हो जाएगी। एग्जैक्ट इसका आंसर है सोने के सिक्कों से जुड़ा हुआ है ना। विजयनगर साम्राज्य में पैगोडा या सोने के सिक्के, उनको जो है हम फड़म के नाम से जानते थे। तो मध्यकालीन भारत में ये आपका फड़म जो है सिक्के से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन अपने आप में ये भी कठिन था। अब यहाँ पे एक टॉपिक लिख लो, शब्दावली। जो भी है प्राचीन काल की शब्दावली, मध्यकाल की शब्दावली इकट्ठा करनी है आपको। शब्दावली में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक, प्रशासनिक, जो भी चीज़ें हैं। जैसे प्रशासनिक शब्दावलियाँ अलग हैं, आर्थिक शब्दावलियाँ अलग हैं, इस तरीके से सामाजिक शब्दावलियाँ अलग हैं। तो आपको शब्दावलियाँ देखनी है, सामाजिक शब्दावली अलग, आर्थिक शब्दावली अलग, और ये एक पूरी इकट्ठी करनी है लिस्ट। शब्दावलियों से क्वेश्चन हर साल लगातार पूछ रहा है, तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए शब्दावलियों की। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से है, आधुनिक भारत से है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें 3 नाम दिए गए हैं, वरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। कह रहे उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था। अब देखो यहाँ पे वरिंद्र कुमार घोष के बारे में यदि आप जानते हो, अरविंद घोष के भाई थे, जानकारी की बात है ये। और अनुशीलन समिति के बारे में आपको पता होगा कि अनुशीलन समिति के एक तरीके से अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, और 1908 से लेकर 1920 तक ये जेल में थे। इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, अंडमान निकोबार द्वीप और सेलुलर जेल पे तो ये हफ्ते। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। वरिंद्र कुमार घोष तो ये तो कैंसिल है, ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे। जोगेश चंद्र चटर्जी ये आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। तीसरा नाम आता है यहाँ पे रास बिहारी बोस का। तो रास बिहारी बोस गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, बंगाल से पंजाब बुलाए गए, और इसके बाद जो है इनका नाम ही ये बाद में आपका जो आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस और साथ ये रास बिहारी बोस ही थे वो व्यक्ति। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1915 में रास बिहारी बोस इससे जुड़े थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब ये जानकारी के ऊपर है आपको, ये फैक्चुअल था, आसान था, किया जा सकता था, है ना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मैंने पढ़ाया है, सारे नाम वहाँ पे मैंने चर्चा किए हैं, जितनी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्थाएं थी उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। तो ये टॉपिक आपका इसका बनता है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्थाएं और उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व। उससे क्वेश्चन था, सिंपल सा, किया जा सकता है, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन को भी मैंने जो रखा है संविधान में नहीं रखा है, ये भी इतिहास के अंदर ही कर लिया है, इसलिए इतिहास के क्वेश्चन 10 हो गए हैं, वो संविधान के क्वेश्चन 10 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो आया है इस बार क्रिप्स मिशन से पूछा गया है। क्रिप्स मिशन को भी मैंने ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत रखा है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से जुड़ा ही था। कब आया था क्रिप्स? 1942 पे आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये हमें इस पर डिस्कस करना है। पहला कह रहा है संविधान सभा में प्रांतीय, देखो क्रिप्स कब आया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध, भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। 1939 पे, सितंबर 1939 पे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है भारत में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार के द्वारा सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया गया था मंत्रिमंडल से, है ना। और 28 महीने तक सरकार चली। उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया गांधी जी के द्वारा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कि किसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध दूर हो, भारतीय संविधान की बात कही कि भाई भारतीय संविधान हम बनाएंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन अल्टीमेट 1942 पे क्रिप्स मिशन आता है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया जाता है।
क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार हो जाता है। पर क्रिप्स मिशन के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या थी? पहला बोल रहा है संविधान सभा, मतलब संविधान की मांग तो मान ली गई थी 1940 में, और क्रिप्स भी यही कहता है कि जैसे ही होगा हम औपनिवेशिक शासन देंगे आपको। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा हम आपको औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा कि संविधान सभा जो बनेगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यानी कि नॉमिनेटेड होंगे। तो देखो निर्वाचित सदस्य तो थे ही संविधान सभा में, लेकिन प्रांतीय में के साथ साथ भारतीय रियासतों द्वारा नॉमिनेट सदस्य होंगे। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों था, प्रांतीय विधानसभाओं से कुछ नॉमिनेटेड थे और भारतीय रियासतों द्वारा नॉमित थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डिबेटफुल भी लगता है, अब देखते हैं क्या होता है इसका। लेकिन एग्जैक्ट यदि मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा कह रहा नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के लिए ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये बड़ा मेजर रीजन था जब क्रिप्स को अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स को अस्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि क्रिप्स में एक ये स्टेटमेंट जो था कि यदि कोई भी भारत का जो प्रांतीय रियासत है वो भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा उससे अलग से संधि की जाएगी और उसको एक अलग स्टेटस दिया जाएगा। तो इस कारण से आपको पता होगा पोस्ट डेटेड चेक और उत्तर दिनांकित चेक, ऐसा बैंक जिसका जो डूब चुका है, मतलब दुनिया भर की बातें जो है ये निकल के जो उस समय कांग्रेस के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसका क्या सही होगा? कथन कह रहा है कौन सा सही है? तो दोनों सही है। पहला भी सही है, पहला क्या हो गया आपका? हाँ, पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है। तो इसका सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। अब यूपीएससी के ऊपर है। यदि पहले क्वेश्चन में यूपीएससी ये लेकर के चलता है कि इसमें मनोनीत के साथ साथ निर्वाचित सदस्य भी थे, तो हो सकता है कि क्वेश्चन डिबेटफुल हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे दोनों कथन सही लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी अब आपकी जानकारी पे था, इतना आसानी से निकलता नहीं। एग्जाम हॉल पे बैठते तो दिमाग गर्म हो जाता, ये समझ लीजिए। ये आपको यहाँ पे आप लोग को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, पर एग्जाम हॉल पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन को गलत करके आए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया जब मैंने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं पे पहला वाला जो पॉइंट है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य भी थे, अब प्रांतीय विधानसभाओं में नॉमिनेटेड भी थे, लेकिन ओवरऑल प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सही भी लग रहा है। पर अब देखते हैं क्या आंसर आएगा, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से पहला सही है। चलो दूसरे इस पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन पे कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार करिए। यहाँ पे कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, देखो। एक ये भी आप लोग लिख लो, महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखक और किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। ये तीन चीजें आपको तैयार करना है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पे। एक पूरा टॉपिक है आपका। और एक काम और लिख लेना, एक और उसमें टॉपिक, चौथा कॉलम बनाना, महत्वपूर्ण विषय। उसका विषय क्या था उस पुस्तक का, किस विषय पे लिखी गई है। तो चार चीजें आपको मतलब इसमें इकट्ठा करनी है आगामी तैयारी के लिए। पुस्तक एक बनेगा कॉलम पुस्तक का, दूसरा कॉलम बनेगा राइटर, उसका कौन है, लेखक, तीसरा कॉलम बनेगा विषय क्या था उसका, चौथा कॉलम यदि वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विषय का मतलब पुस्तक का मूल थीम क्या था, किस टॉपिक पे लिखी गई है ना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ये चीजें करनी है। अब ये को थोड़ा सा यहाँ पे चार पुस्तकें दी गई हैं और बोली गई कौन से जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वैष्णव ग्रंथ, शैव ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ, ठीक है। हर एक उस पर लिटरेचर लिखा गया है हमारे देश में। तो अब इसमें से बहुत कठिन है ये, मतलब अपने आप में मुझे नहीं लगता कि आपको कहाँ मिलेगा। नेति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन के बारे में मुझे पता है कि ये जैन धर्म से है, ये मुझे क्लियर हो गया कि ये जैन है। अब मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड पे आता हूँ। दो को देखें तो दो इसमें नहीं है, सी में नहीं है, तो सी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दो, क्योंकि मुझे पता चल गया। अब दो के अलावा यदि मुझे नहीं पता चलेगा तो शायद फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये अवदान शतक, ये बौद्ध धर्म से, ये मुझे पता है। अब एक काम करते हैं, ये गलत हो गया, तो तीन किस्में है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ये भी सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से निकाला जा सकता है ये। अब इसमें आपको पता होना चाहिए अवदान शतक बौद्ध धर्म से है। इसमें जो नेति प्रकरण है ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है, बौद्ध धर्म से है। ये नीचे की जो आपकी है
त्रिसृष्टि लक्षण महापुराण, ये आपकी जो है जैन धर्म से जुड़ी हुई है। तो जैन धर्म की 2 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे आपको जब ये वाला आप एक पूरी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, इसका भी आपको मास्टर नोट्स क्रिएट करना है कि जो भी एक लिस्टिंग हो अलग से ही बना लीजिएगा पूरा का पूरा है, ताकि लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके। शब्दावलियों का एक अलग से मास्टर नोट्स बनाइएगा, ठीक है, रिवीजन के लिए अपने जितने भी टॉपिक निकल रहे हैं और ये टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, आगे बढ़। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी मुझे थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व और धर्म पूछा है, एक लिस्ट ये भी बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, दूसरा बनाओ संबंधित धर्म, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संबंधित धर्म, और तीसरा बनाओ महत्वपूर्ण कार्य उनके क्या क्या रहे, महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे, और एक समय लिख लीजिएगा किस समय रहे, टाइम पीरियड उनका क्या रहा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और किस रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे कौन जैन विद्वान है, कौन बौद्ध विद्वान है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जानकारी के ऊपर है। देखो नाथ मुनि के बारे में तो पता है कि ये वैष्णव विद्वान। इल्यूमिनेशन मेथड इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा केवल एक युग में, 2 युग में, 3 युग में, तो इल्यूमिनेशन मेथड का कोई लेना देना नहीं है। दिगनाग जो है ये भी बौद्ध विद्वान है। आर्यदेव जो है ये भी बौद्ध विद्वान है, ये भी बौद्ध विद्वान है। तो ये गलत हो जाएगा, इसके 2 युग में सही होंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका 46 का सी सही है, 2 युग में। अब ये पता होने के ऊपर है, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, इस पर रिस्क लेना ठीक नहीं है। हिस्ट्री में प्रणाम करके ससम्मान 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, ससम्मान। कोई भी किसी तरीके का ईगो में नहीं लेना है कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है, नहीं हो पाएगा। आप जब आप इनको करोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे डिस्टर्ब कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये मुझे आसान सा क्वेश्चन लगा, इसलिए लगा क्योंकि मैंने मेडिवल हिस्ट्री में चीज़ें बहुत डिटेल से आपको पढ़ाई हैं। इसमें दिया गया है पहला कि मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। देखो जलालुद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक आता है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। मंगोल वंश का शासन जो था, मंगोल चंगेज खां के बारे में आपको पता है। एक पर्सन था जलालुद्दीन मांगबरनी, मांगबरनी आया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, वो पर्सिया से भाग करके भारत आया था शरण देने के लिए, और इल्तुतमिश ने उस समय उसके राजदूत को मरवा दिया था और कोई शरण नहीं दी थी, क्योंकि चंगेज खां उस समय भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा था। तो मंगोल आक्रमण भारत में कई बार हुआ, लगभग दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे सभी के टाइम पीरियड तक मंगोल आक्रमण करते रहे। खासकर जब तुगलक वंश तक चल रहा था, तुगलक वंश तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड तक जो है लगातार मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो पहला आक्रमण जो हुआ वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आक्रमण तो हुआ था मंगोलों का, बट पहले आक्रमण की यदि बात करें तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा, यानी ये गलत हो जाएगा कथन, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसके शहर पर घेरा डाल दिया। बहुत सारे लोग आए, सादी, तारगी, कादर खां, ऐसे करके बहुत सारे मंगोल सेनापति थे जो भारत तक पहुंच गए। और आपको शायद पता हो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रतिरोध किया गया। और एक श्री फोर्ट के बारे में अभी आपने देखा था मेरा एक सेशन, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जो था वही श्री फोर्ट है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, उसी में वो पूरा सेशन, वो अब आज के टाइम पे वो एक तरीके से क्या हो गया है, ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो श्री फोर्ट बनवाया गया था, उस श्री फोर्ट में जो मंगोल आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन ने बनाया था। बलबन के बारे में आप जानते हैं, बलबन का पुत्र तक मार दिया गया था जो है मंगोलों के आक्रमण के दौरान। इसके बाद उसने भी ये था कि जितना साम्राज्य, कम से कम साम्राज्य न विघटित हो जाए। यही चीज़ अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे देखने को मिलती है। तो अलाउद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उसके शहर पे घेरा डाल दिया। फिर श्री फोर्ट में जो है, श्री में फोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी रहा भी था। तो इसका सही आंसर ये है, ये सही है कथन। दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग को अस्थायी रूप से हार गया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक तो अपने आप में एक ऐसा शासक था, क्रांतिकारी शासक था, जो उसका ये तक माइंड सेट रहता था कि हम जो है जाके मारेंगे इनको। और उसने जिस तरह खुरासान आक्रमण की बात हो, खुरासान की मैं पूरा खुरासान जीतूंगा,
कहूँगा, चाहे जो है कराची अभियान की बात हो, तो उसके बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाला यदि कोई शासक था, ये तो चलो समय और परिस्थिति रही उसके साथ कि जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया अपने साम्राज्य में, मतलब रहा तो 50 साल तक शासक रहा वो, लगभग 40 से 45 साल तक शासक था वो, लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य को नहीं खत्म किया, हारा नहीं वो, ठीक है, मंगोलों से अपने राज्य के कुछ हिस्से को हारा नहीं, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही कथन क्या होगा, केवल 2 सही है इसका, ठीक है। तो ये अब आपको थोड़ा सा ये मतलब मेरे ख्याल से तो आसान था, मेडिवल हिस्ट्री आपने पढ़ी है और वहाँ पे चर्चा खूब होती है मंगोलों को लेकर के सारी चीज़ें, तो इसका सही आंसर केवल 2 है, ठीक है। आसान था, बट ये वहाँ जा कर के कर पाना, सोच पाना, इतना सारी चीज़ें, ये एक अपने आप में मतलब है, डिफरेंस है, फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे सोचना वहाँ पे सोचना। देखो एक फिर आपका ये क्वेश्चन शब्दावली से आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दावली आप लोग को देखना है हमेशा। शब्दावली से क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से कौन सा कुलाह धारण कहलाए, ये एक शब्दावली है कुलाह धारण। अब ये देखो मेरे हिसाब से कठिन था क्वेश्चन, ये मैं जितना मुझे पता है, मैंने जब बीडी महाजन पढ़ी है उस पुस्तक में चीज़ मिली है, मेडिवल हिस्ट्री की बीडी महाजन की 2 पुस्तक हैं, ईस्टर्न पब्लिकेशन की है शायद, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। इस समय मैंने वही पुस्तक रिकमेंड कर दी है कि आप लोग कम से कम बीडी महाजन पढ़ो, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा बुक अपने रिसोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। एक केसी श्रीवास्तव की भी पुस्तक आती है, वो भी मतलब ठीक है, पर ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सैयद इसका सही आंसर है। दरअसल सैयद जो है ये एक तरीके से एक टोपी लगाते थे, उसी को जो है उसी को ये कुलाह धारण के नाम से जाना जाता है। तो इस वंश के लोग एक विशेष प्रकार की टोपी पहनते थे, तो सैयद इसका सही आंसर होगा, इसका डी होगा, 48 का सही आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत से आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जब यूरोपीय आगमन होता है उस समय का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, यूरोपियों का भारत में आगमन। अब ये टॉपिक खूब आप पढ़ते हो और ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता था क्वेश्चन, यदि एलिमिनेशन मेथड का देखेंगे, इसमें प्रयोग करते हैं क्या हो सकता है। पहला कह रहा है, डच लोग पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासन द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गया, गजपति शासन, दरअसल जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय ही था गजपति शासन, लेकिन 1940 के दौरान 1941 तक गजपति शासन समाप्त हो गया था, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और आपको पता होगा तालीकोटा का युद्ध 1965 में हुआ था, वो 1565 में, ये 1541 की बात कर रहा हूँ, 1541 में गजपति शासन समाप्त हो गया था। डच जो भारत में आए थे लगभग 1602 में आए थे, है ना, 1605 में आए थे यार, हाँ 1602 के आसपास, 1600 एडी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले आए आपके पुर्तगाली, फिर आपके डच आए। तो 1605 में पहली फैक्ट्री बनती मसूलीपट्टनम में। तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में फैक्ट्री तो बनती है, पहले मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, पुलिकट में बनाते हैं, फिर सूरत में बनाते हैं, कई सारी फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित की। बट इसका सही आंसर जो है ये तो गलत है आपका, क्योंकि गजपति शासन उस समय नहीं था। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकुर्क, बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, बिल्कुल सही है आंसर ये, इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है अल्फांसो द अल्बुकुर्क को, है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, बिल्कुल ये सही है दूसरा। लगभग ये जो है 1510 में जो है ये आपका दोनों के साथ युद्ध होता है, आदिल शाह थे बीजापुर में। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास के विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। देखिए विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा के युद्ध के बाद समाप्त नहीं हुआ था, कमजोर हुआ था, ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, कमजोर हुआ। तो उसी की एक ब्रांच थी अल्बिडू वंश। अल्बिडू वंश के शासक थे उस दौरान जब अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, और यहाँ पर ये बात मैं कर रहा हूँ 1639 की, है ना। इनके द्वारा मद्रास में एक फोर्ट बनाया गया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बनाया गया था अरबिडू साम्राज्य के शासकों के दौरान बनाया गया था। तो इसका ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका क्या सही होगा, क्या सही होगा इसका आंसर बी, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन ये सीधा सीधा वैसे निकल सकता है, मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है।
इस क्वेश्चन को मैं सच बताऊं तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया कि यार ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। जब एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप बाकी कुछ मत बताओ, कल पर्सनली बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। हाँ नहीं, उसके क्षेत्र में पूरा पहले विजयनगर साम्राज्य आपका जो दक्कन वाला क्षेत्र था ना, पूरा का पूरा उस पूरे क्षेत्र में आता था, पूरा उसी के कब्जे में था। उसके बाद जो है फिर अन्य साम्राज्य आपके डेवलप हुए, फिर अंग्रेजों के कब्जे में कर्नाटक, और ये फिर 5 भागों में बढ़ जाता है ना टूटने के बाद, ठीक है। तो उस दौरान उसी क्षेत्र में पूरा का पूरा ये आता था, ठीक है। अगला है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछली बार भी पूछा था, सोसाइटी से पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार भी मिताक्षरा और दायभाग से क्वेश्चन एक आया था। तो थोड़ा सा अब हमें मतलब ये सोशल जो पक्ष है ना, सामाजिक पक्ष है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन भारत में। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी था। क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। ये एक तरीके से एक्सट्रीम, पहले तो सेंटेंस है एक्सट्रीम, मतलब कोई भी व्यक्ति की बात कर रहा है, ऐसा नहीं था। जो भारतीय होते थे वो दास नहीं बन सकते थे। मिलेच्छों के बारे में बोला गया, मिलेच्छ मतलब जो विदेशी आक्रांता आते थे वो दास बन सकते थे। और दास को लेकर के 2-3 बातें जो अर्थशास्त्र में कही गई। पहली बात कही गई है कि दास का बेटा दास बनेगा, यानी वंशानुगत से बन सकता है, यानी दास का बेटा दास ही पैदा होगा। दूसरी बात हुई है कि दास किसी से खरीदा जा सकता है, और दास किसी को गिफ्ट, यदि आपको गिफ्ट से मिला है। तो 2-3 तरीके हैं दास को लेकर के, बट ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि आपको दंड स्वरूप दास बना दिया जाएगा, कि आपको न्यायिक दंड मिलेगा और दंड में आपको दास कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कथन गलत है। अब ये गलत है तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड पे भी जाना चाहें हम लोग तो जा सकते हैं। देखो आसानी से निकल आएगा आंसर, यदि पहला हमें स्पष्ट हो जाए तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, है ना। तो ऐसे निकाल लो। अब दूसरा कह रहा है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन करने पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाता है। तो मतलब कोई मान लो स्त्री दास है और वो अपने स्वामी के संसर्ग से कोई पुत्र का जन्म देती है, तो कानूनी तौर पे दास प्रथा से वो पुत्र जो है क्या होगा, दास नहीं रहेगा वो, ठीक है। और यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता है। ये कथन भी सही है, दोनों सही है कथन, ठीक है। तो ये आपका जो है इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न थे आपके सारे। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप लोगों को लग रहा है। ये आप यहाँ पे हल कर रहे हैं बैठ करके तो आपको ये चीज़ लग रही होगी, बाकी ये चीज़ इतनी आसान है नहीं एक्चुअल में। क्वेश्चन अच्छा है सारे इतिहास से, इसलिए अब थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा इतिहास पे आपको, चीज़ों को ले करके अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम मैं इतिहास का नया बैच लेकर के आऊँगा, उसमें मैं बहुत डिटेल से चीज़ें लेकर चलूँगा A to Z। अब आगे मुझे इतिहास ही पढ़ानी है, तो इतिहास इसके पहले भी जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी मैं बहुत डीप लेके गया था, लंबा टाइम लगा है। उसमें मैंने 103 क्लासेज आपकी प्राचीन भारत में ली थी, 170 क्लासेज मैंने मध्यकालीन भारत में इसीलिए ली थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्लासेज थोड़ा छोटी छोटी भी थी, लेकिन एग्जैक्ट उसमें राजनीतिक, सामाजिक, कल्चर से जुड़ा हुआ, कल्चर की अलग ही क्लास मैंने 55 क्लासेज ली थी, ठीक है। तो अब आपका काम होना चाहिए कि थोड़ा सा सतर्क होकर के, अवेयर होकर के आपको चीज़ों को करना है, तब तो बात बन पाएगी, नहीं तो फिर चीज़ें कर नहीं पाएंगे। अब हमें यूपीएससी के ट्रेंड को समझना है कि किस तरीके से यूपीएससी ने अपने स्तर पे बदलाव किया है प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब दूसरा चलते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे। सेट सी है ये, और क्वेश्चन नंबर 81 पे जाएंगे तब हमें पॉलिटी मिलेगी, उसके दर्शन होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के हो गए क्वेश्चन आपके। अब पॉलिटी पे चलते हैं। पॉलिटी भी वैसे जहाँ तक है कि क्वेश्चन निकालने चाहो तो निकल सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कठिन है, लेकिन लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको मैंने जो पढ़ाया है पॉलिटी इस बार जो मैंने पढ़ाई है लगभग हूबहू वही सारी चीज़ें आई है। बट ये है कि अब आपको कुछ चीज़ें तो देखो खुद से भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक कि एग्जिस्ट, जैसे अब ये वाला था सल्यान समिति के बारे में, लक्ष्मीकांत में कोई जिक्र नहीं है, वहाँ भी नहीं आपको मिलेगा। लेकिन जब मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पढ़ा है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे वाद पढ़ाए हैं इस बार, जब मैंने इस बार की पॉलिटी पढ़ाई सुप्रीम कोर्ट के वाद पढ़ाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है HN सन्याल समिति है 1961 में बनाई गई थी,
की रिपोर्ट के अनुसार पे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, देखिए आपको पता होगा कि दो आर्टिकल मैं आपको याद दिलाता हूं, 129, 1215, ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, ये हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि न्यायालय अपनी अवमानना का दंड दे सकता है ना। ये 129 और 115 में लिखा, 215 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए संसद के द्वारा एक क्या किया गया है, कानून पारित किया गया, अवमानना अधिनियम 1971। तो ये कथन जो है यहाँ पे एच.एन. सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया, ये कथन क्या है आपका, सही कथन है, ठीक है। थोड़ा कठिन था ये, मतलब ये कठिन क्वेश्चन था। दूसरा कह रहा भारत के संविधान का उच्चतम, ये वाला आसानी से अब आपको पता होना चाहिए, आसान है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये तो 129 और 215 एग्जैक्ट सीधा, यदि आपको ये पता है। चलो ठीक है, एक बार एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। मान लो इसमें 2 नंबर यदि आपको पता चल जाता है तो 2 नंबर आपका कहाँ पे, कितने एलिमिनेट कर सकते हैं आप, कि 2 सही है तो ये 2 आपके, अब आपका कंफ्यूजन हो गया 1 2 सही है या 1 2 4 सही है, ठीक है। ये चीज मतलब थोड़ा सा यूज करिएगा कि यदि आपको कोई एक कथन सही पता चलता है और एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं तो आप करिएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमान को परिभाषित करता है। सीधी साफ सी बात है, भारत की संविधान में कहीं पर भी सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की बात ही नहीं की गई है। यदि आपने संविधान में पढ़ा है, यदि आर्टिकल 129 या 215, ये आपका कहाँ पे, अवमानना अधिनियम 1971 में ये बात की गई है कि सिविल अवमानना क्या, आपराधिक अवमानना क्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति नहीं थी, ये भी पता है। निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे आंसर, निकल सकता था कि नहीं, या एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते थे। करना पड़ेगा आपको, 1-2 कथन ऐसे आएंगे कि जो आपके दायरे से बाहर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि जुडिशरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे आ गया, बट ठीक है, जैसा भी है देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सरकारी विधि अधिकारी है ना, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म, लीगल फर्म जो होती हैं, उसके जो अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 2 यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं। एक तो अधिवक्ता, एडवोकेट। एडवोकेट वो होते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री हो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर पर्टिकुलर स्टेट जितने भी होते हैं, हर स्टेट का अपना बार काउंसिल होता है, उसके द्वारा जो है उसको एक मान्यता मिल चुकी हो और वो जो है जिरह कर सके कोर्ट में जा करके, है ना, जो वकालतनामा अपने प्रस्तुत कर सकता है कोर्ट में, उसको एडवोकेट की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लॉ कर रखा है ना, लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद जो डिग्री होती है उनको लॉयर बोलते हैं। लॉयर और एडवोकेट में अंतर है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो बार काउंसिल के द्वारा जिनको जो है अथॉराइज्ड किया जाता है जिरह करने के लिए कोर्ट में, वो सारी चीज़ें, तो वो आपके एडवोकेट कैटेगरी में आते हैं। जिनके पास लॉ का ज्ञान है, लॉ की डिग्री रखते हैं, लॉ डिग्री होल्डर हैं, वो आपके लॉयर होते हैं जो विधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। किंतु कारपोरेट वकील, पेटेंट न्याय अधिवक्ता मामले से बाहर रखे गए हैं। अब देखो ये कथन में थोड़ा सा एक डिबेट हो सकता है। मेरे हिसाब से कथन सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉ की डिग्री के बाद बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और जाकर के वकालतनामा और अपने कोर्ट जो है केसेस में लड़ते हैं। लेकिन जो कारपोरेट वकील होते हैं, जरूरी नहीं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, वो नॉर्मली लॉ की डिग्री हुई, किसी कारपोरेट में काम करने लग गए या पेटेंट वगैरह को लेकर के काम करने लग गए, मतलब पेटेंट वगैरह को लेकर के रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें करना, तो ऐसे वकील जो होते हैं जो जीएसटी और ये सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं, सिविल वकील, तो उनको जो है इससे बाहर रखा गया, ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है विधिक परिषद, ये तो देखो कथन सही है। विधिक परिषद या बार काउंसिल को विधिक शिक्षा, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लॉ की नॉलेज दी जाती है, और विधि महाविद्यालयों को मान्यता के बारे में भी अधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये कथन सही है। एडवोकेट एक्ट बना हुआ है 1961, उसके तहत
किसी बार काउंसिल को विधिक जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे लॉ की नॉलेज दी जा रही है, क्लासेस दी जा रही हैं या उसकी विधिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसको रेगुलेट करने की पावर है। तो इसका ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ये वाला। तो इसके दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। अब ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था आप लोगों के लिए कि यदि आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आपको छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन जो है मैंने जो भी पढ़ाए हैं सारे डिटेल से आए। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए से आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको नया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया, अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, क्लास में ही डिस्कस हुआ है। एक एक करके बताइएगा कि कथन सही है कि गलत है। ये आपका आर्टिकल 368 से है। आर्टिकल 368 मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया आपको, बहुत डिटेल से हर एक आर्टिकल पढ़ाया मैंने। 395 की 395 अनुच्छेद पढ़ाया, ठीक है। चलो आंसर अब बताना है आप लोगों को। पहला है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। कथन सही है गलत है? क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? किन किन विधेयकों को चाहिए होती है? धन विधेयक को, और यदि किसी राज्य का पुनर्गठन करना है ना, किसी राज्य का पुनर्गठन करना है तो राज्य पुनर्गठन के विधेयक को भी राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश ली जाती है, पहले अनुमति ली जाती है। संविधान संशोधन विधेयक साधारण विधेयक में कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सही है, ये क्या हो जाएगा कथन? गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा कथन, ठीक है। चलो दूसरा कह रहा है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है कि वह उसमें अनुमति दें। क्या संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या हो जाएगा कथन? ये सही हो जाएगा, सिंपल सा है। अगला है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो क्या ज्वाइंट सेशन हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक में? है ना। तो सिंपल सा निकल आएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है पर आपके पढ़े हुए से है ये। ऐसे क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका सही आंसर आसान है, किया जा सकता था, ठीक है। डरना नहीं। आगे के देखो सारे क्वेश्चन अब आप कर लोगे, जितने भी हैं मैंने कराए हैं सारे हो जाएंगे। अगला है, संविधान में मंत्रियों को 4 श्रेणियों, भारत के संविधान में मंत्रियों की 4 श्रेणियां, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। कथन सही गलत है? गलत है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? ये तो अपने आप में आर्टिकल देखो 74 है और ये आर्टिकल 75 से पूछा गया है। 2 कथन है यहाँ पे। भारत के संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया। कैबिनेट मंत्री के बारे में तो चर्चा ही नहीं दी गई, वहां तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की बात की गई है, मंत्रिपरिषद की बात की गई है। कितनी बार डिस्कस हुआ है ये? कैबिनेट के बारे में आपका आर्टिकल 352 में, वो भी 44वें संविधान संशोधन में लिखा गया है। तो वहां पे कोई वर्गीकरण नहीं है। यहीं पे तो पकड़ रहा है वो। भारत के संविधान में मंत्रियों को, वह भी अब 4 वर्गीकरण है, उप मंत्री तो समाप्ति हो गया, अब 3 वर्गीकरण बचे हैं। ये भी मैंने आपको बताया है। तो कथन गलत होगा सही होगा? हाँ गलत है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ कैसे सही है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? हाँ हाँ सेंटेंस तो सही है, कुछ अलग से भी पूछ रहा हूँ ना। पढ़ाया है मैंने क्लास में, ये संविधान संशोधन सारे पढ़ाए हैं। 51वां संविधान संशोधन हुआ था। अवधेश जी अब बुद्धि नहीं काम कर रही ना, है ना। 2003 में जो है ये आपका संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि सिर्फ संसद की बात नहीं है, राज्य विधानसभाओं के लिए भी यही उपबंध है। राज्य विधानसभाओं में भी मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? कौन सा कथन सही है? एक ही सही है इसका, केवल 2 बी सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग को बताना है सभी को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में करवाया है इसका आंसर। बताइए,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? लोकसभा की अनन्य शक्ति है कह रहा है, हैं? लोकसभा की अनन्य शक्ति कौन सी है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। क्या आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के अनुसमर्थन से ही होती है कि संसद के अनुसमर्थन से होती है? संसद शब्द लिखा गया है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे संसद की उद्घोषणा, यदि लोकसभा नहीं होगी तो पहले राज्यसभा से, फिर लोकसभा जैसे बैठेगी 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, अनुसमर्थन लेना पड़ेगा। एक महाशब्द क्या लिखा हुआ 30 दिन का। अगला है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। क्या केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में भी हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75 में बोला गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ये तो सही हो गया। अगला है राष्ट्रपति के महाभियोग केवल लोकसभा में चलेगा, राज्यसभा में भी चल सकता है? इंपीचमेंट चर्चा हुई है, अलग से पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपका। तो ये कथन क्या होगा आपका? गलत है। राष्ट्रपति पे महाभियोग किसी भी सदन में चल सकता है, दूसरा सदन क्या होगा उसको, वो एक तरीके से जांच के तौर पे, जांच एजेंसी के तौर पे काम करेगा। क्लियर है? मैंने खूब अच्छे से पूरा टॉपिक आपका कवर कराया था। तो आसान है, कौन सा क्या निकलेगा इसका आंसर? बी निकाल सकते थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन आया हुआ, दल बदल अधिनियम अनुसूची 10। क्वेश्चन थोड़ा सा पता होना चाहिए, फैक्चुअल है सिर्फ ये और कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट मतलब नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक, कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य यदि वो नियुक्त किया जाता है तो 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में वो शामिल हो सकता है। इसमें लिखा हुआ नहीं हो सकता है, तो इसमें 6 महीने के बाद नहीं हो सकता, 6 महीने के अंदर अंदर शामिल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला सुनिश्चित करे, कथन सही है। मतलब कि देखो, दल बदल का मामला आएगा तो किसके पास जाएगा? जो पीठासीन अधिकारी होगा, विधानसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है ना, जो अध्यक्ष होगा पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा के सभापति हैं या विधान परिषद के सभापति हैं, उन्हीं के पास जाएगा। अब होता क्या है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ का यदि मामला है तो अब उनके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि उस मामले को 1 दिन में सॉल्व करेंगे कि 1 साल में सॉल्व करेंगे। अभी मणिपुर वाले मामले में 3 साल की समय अवधि लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर क्या रहे हो, दल बदल का मामला और 3 साल तक अभी कोई डिसीजन नहीं। तो यहाँ पे समयावधि को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, यदि आपको पता होता तो इसका सही हो जाता। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 2, बी सही है। जो नॉमिनेटेड हैं होते हैं, आपका जो है राज्यसभा है, हाँ नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो किसी ना किसी पार्टी में सदस्यता ले सकते हैं ना, है ना। और कोई भी राज्यसभा में भी विधायकों को नॉमिनेट किया जाता है जहाँ पे विधान परिषदें हैं। हाँ तो वही तो, उसमें भी वो भी क्या होगा, वो भी तो विधायक है ना, ठीक है। तो वो किसी न किसी पार्टी में 6 महीने के अंदर अंदर उनको सम्मिलित होना पड़ेगा, ठीक। तो ये कथन यहाँ पे नहीं शब्द लिखा हुआ इसलिए गलत है। तो ये मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम को इन डिटेल आपको देना है। लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा ये इसका। 86 के बाद आपका नेक्स्ट है 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का महान्यायवादी, ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए, मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार एवं अधिकारी जिन्हें भारत की संसद में बैठक लेने की अनुमति है, ये बताइए महान्यायवादी को प्राप्त है कि सॉलिसिटर जनरल को भी प्राप्त है? केवल भारत के महान्यायवादी के पास ये पावर है कि वो जो है भारत की संसद में बैठ सकता है। मंत्रियों को और महान्यायवादी को, इन दोनों को विशेष उपबंध है,
ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था, ठीक है, इस्तीफा देती है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, भारत के संविधान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, भारत के संविधान में ये आमतौर पे एक तरीके से प्रचलन है कि जब भी कोई नई सरकार आती है, जब भी कोई नई सरकार आती है तो नई सरकार आते ही वो, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता ना महान्यायवादी, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता, तो जब भी नई सरकार आएगी तो आमतौर पे अपने मनपसंद का नया महान्यायवादी चुन लिया जाता है। तो संविधान के अनुसार ये जो सेंटेंस है, ऐसा कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसके दोनों कथन गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। डी इसका जो है सही आंसर होगा। जो महान्यायवादी के सलाह के लिए जो हों, उनके सहयोग के लिए हों, उसके साथ सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई। ठीक, सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, अगला है, ये देखो, ये भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसमें मैंडेमस और क्यू वारंटो दो उसके लिए बात की गई है। सबसे पहली बात की गई कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, मैंडेमस का क्या काम है? परमादेश मैंने आपको बताया था, परमादेश एक रिट है, किस लिए है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपके ऊपर, तो सिंपल सी बात है, कोर्ट किसको करेगा? जो है पब्लिक अथॉरिटी हो, प्राइवेट अथॉरिटी को कोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है परमादेश नहीं होगा। ये कथन सही है। यदि उसको मान लो कोई, जैसे मान लीजिए कोई संगठन है जो प्राइवेट संगठन है, लेकिन उसके पास काम, जो उसको दायित्व दे दिया गया कि तुम्हें पब्लिक मतलब जनता के लिए कोई ना कोई उसको काम सौंप दिया गया, तो ऐसे में मान लो कि भारत सरकार के द्वारा टेंडर दिए जाते हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को, है ना। तो जैसे मान लो ये एजेंसीज़ हैं आपकी, बहुत सारी सरकारी एजेंसीज़ हैं, परीक्षाएं लेती हैं, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी हैं जो सरकारी परीक्षाएं लेती हैं, तो काम तो पब्लिक के हित का है ना, पब्लिक लिटिगेशन के तौर पे है ना। तो यदि जनहित का काम है तो वहाँ पे मैंडेमस जो है, यदि यहाँ पे सिंपल से बात है, यदि प्राइवेट संस्थान के खिलाफ नहीं निकाला जा सकता जब तक उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। तो यदि सार्वजनिक कार्य सौंपा जाएगा तो मैंडेमस उसके खिलाफ भी आ सकता है। तो ये कथन क्या होगा? सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी हो, परमादेश नहीं होगा। कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए LIC है आपका, ऐसा नहीं हो सकता, सरकारी कंपनी है, LIC आपकी क्या है? सरकारी कंपनी है, लेकिन वो काम अपना एक एजेंसी के तौर पे कर रही है ना, इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे कर रही है। तो ऐसा नहीं है, कंपनी यदि सरकारी होगी तो मैंडेमस जारी होगा। ये कथन गलत हो गया। अगला है, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, मतलब जो पब्लिक माइंडेड पर्सन है, जो मतलब कि एक तरीके से जनहित पे सरोकार रखता है, अधिकार पक्षा क्यू वारंटो रिट हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। देखो, क्यू वारंटो का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पे बैठ गया है, उस पद पर बैठने की उसकी क्या अथॉरिटी है, उस पद पे वो क्यों बैठ गया, उसकी क्या अथॉरिटी है, इसके बारे में जानकारी हमें क्यू वारंटो से मिलती है। तो कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई किसी पद पे बैठ गया, तो पिटीशन जारी कर सकता है कोर्ट में। एक कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा बस ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये फैक्चुअल डेटा है कि कैसे, और ये चीज़ें जब मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं तो आप लोग एक बार क्लास देखिएगा। आर्टिकल 32 जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा की थी हमने। इसका सही आंसर 1 और 3 है। ठीक, इसके बाद बस आपके लगभग पॉलिटी के क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर एक है 23 दो क्वेश्चन और हैं, बस उनको देख लेते हैं जल्दी से। फिर इसके बाद अपनी लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आसानी से किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ये कथन सही है। अध्यक्ष जब उपाध्यक्ष के लिए डेट तय करता है तो
उपाध्यक्ष के निर्वाचन को जो है उस डेट को तय किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन कहता है यह आज्ञापरक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी भी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। देखो ये कोई तय नहीं है, कोई तय नहीं, लेकिन एक तरीके से ये प्रथा चल रही है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष शासक पक्ष से हुआ तो उपाध्यक्ष आमतौर पे विपक्ष से होता है। ये एक तरीके की एक प्रथा है, बट ये कोई नियम नहीं कि ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही पार्टी के हो जाएं, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये एक तरीके से एक प्रथा है। दूसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसा कि अध्यक्ष की होती है, उसके विनिर्माणों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकती। ये कथन सही है। वही पावर होती है जो अध्यक्ष की होती है, वही पावर जो पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष भी बैठता है तो उसके पास भी वही पावर होती है, कोई अलग नहीं है। दूसरा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुसंगति संसदीय पद्धति को प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है कि प्रधानमंत्री विधिवत समर्थित होगा, ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव उस पार्टी के द्वारा रखा जाता है, सदन के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है कि इनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष उसके लिए प्रस्ताव नहीं रखता, अध्यक्ष उसके लिए प्रपोजल नहीं रखता कि इनको आप उपाध्यक्ष बनाइए, ठीक है। तो इसका कथन ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन कौन सही हो गया, 1 और 3। तो 90 का क्या सही है आपका, ए नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बट मुद्दा ये है कि एक बार आप इसको आसानी से पढ़ें और पढ़ने के बाद देखो मेन ये है कि आप अलर्ट कितना है, आपकी अलर्टनेस का पूरा सवाल है यहाँ पे। आप जितना अलर्ट रहेंगे पढ़ते समय, क्वेश्चंस को करते समय, एग्ज़ाम के उस टाइम पीरियड पे आप डरेंगे नहीं, बड़े क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, हर तरीके की चीज़ें होंगी, पर जितना आप डरेंगे, जितना आप परेशान होंगे, उतना ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है आपकी, ठीक है। अब चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और पॉलिटी का बचा है, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। पहला क्वेश्चन नंबर 23, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये 5वीं अनुसूची से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम का सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5th शेड्यूल से 5वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या इसके ऑप्शन दिए हैं, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल सही है। 5वीं अनुसूची के बारे में आपको पता है कि भारत के जो राज्य हैं जहां पे जनजातियां निवास कर रही हैं उनको अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 244 इससे 5वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 244 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यदि कोई क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो जो जनजातीय क्षेत्रों की जमीनें हैं उनको क्या किया जाएगा, अंतरित नहीं किया जाएगा, दूसरे जो गैर जनजातीय लोग हैं। ये कथन क्या हो गया आपका, सही कथन है, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासीय निकाय का सृजन होगा। देखो स्थानीय स्वशासीय निकाय का सृजन जो है ना वो 6 शेड्यूल में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इनके जो लगभग कुछ जिले हैं, कार्बी आंगलॉन्ग जिला है, कई सारे जिलों के नाम लिखे हुए हैं, वहां पर एक स्वशासी परिषद की बात की गई है, ठीक है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये आपका 6 शेड्यूल में प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद इससे इस क्षेत्र को ये यूटी में बदल जाएगा, ये तो कथन गलत है। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित कर दिया जाएगा, ये भी कथन गलत है। विशेष कोटि का कोई ऐसा नहीं कि उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, केवल 1। देखा जाए तो ये क्वेश्चन आसान था, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, सिंपली आप इसको निकाल सकते थे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन यदि छोड़ दें तो बाकी के क्वेश्चन सारे जैसे जो मैंने अभी तक क्लास में कराए हैं, क्लास में मैंने बहुत डिटेल में 112-13 लेक्चर में क्लास कराई है। इसके बाद आपका चाहे वो आपका मास्टर वीडियो रहा हो, इंटायर वीडियो रहा हो, वहाँ पर भी मैंने इनके जिक्र किए, ठीक है। तो ये आपका आसानी से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन निकल जाते। तो 2 सब्जेक्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। इसके बाद अब नेक्स्ट हम कल करेंगे, क्योंकि अब हमारी क्लास है तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कल जो है आपका, एक तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को कल सबसे पहले लूँगा मैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा है उनकी, हो सकता है यही दोनों में पूरा टाइम चला जाए, क्योंकि क्लास में अभी किसी दिन नहीं रोकने वाला। फिर इसके बाद आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन है, साइंस टेक के क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है
और इसको डिटेल से करना है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए। और जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं बस उनको आपको रिवाइज़ करना है, उनको आपको पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली अब जाना है, मास्टर नोट्स अपने बना लेने हैं। करंट में जो चीज़ें चल रही हैं एक बार उसको टॉपिक के तौर पे सोचना है। इतिहास में हमें सबसे बड़ी सबक है कि जो भी अभी घटनाक्रम हो रहा है उसको हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ पढ़ना है, ठीक है, तो जा कर के हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपकी क्लास के अंतर्गत। ऑनलाइन